एड्रीनल इंसुफिशियंसी। तो ये जनाब आपका एक तरह का टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आपका किडनी है, ठीक है, और किडनी के ऊपर इस तरह का जो ग्लैंड पाया जाता है वो कौन सा एक तरह का एड्रीनल ग्लैंड है। और जो एड्रीनल ग्लैंड होता है इसका जो कोर्टेक्स होता है उसमें से आपके कितने तरह के हार्मोन निकलते होते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि हाँ जी जनाब, इससे से एक जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना फेसिकुलेटा होता है और जोना रेटिकुलारिस होती है। ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैं इस तरह बता रहा हूँ कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलारिस होता है जो कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ये पाई जाती है। 3 लेयर्स होती हैं एड्रीनल ग्लैंड की, ठीक है। उसके बाद जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है इसमें से जो हार्मोन निकलता होता है उसको हम कहते हैं मिनरेलो कोर्टिकोइड। क्या होता है? एक तरह का मिनरेलो कोर्टिकोइड। इससे ये हार्मोन होता है। जो आपका फेसिकुलेटा होता है इसमें से जो हार्मोन निकलता है इसको हम कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। क्या होता है? एक तरह का ग्लूकोकोर्टिकोइड। और जो आपका रेटिकुलारिस होता है इसमें से जो हार्मोन निकलती है इसको हम कहते हैं एंड्रोजन। क्या होता है? एक तरह के एंड्रोजन। अब आगे जो हिसाब होता है वो किस तरह होता है कि मिनरेलो कोर्टिकोइड से जो हार्मोन बनते होते हैं उसको हम कहते हैं एल्डोस्टिरोन। क्या होता है? एक तरह का एल्डोस्टिरोन। और जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है इसमें से जो हार्मोन बनता है इसको हम कहते हैं कोर्टिसोल। कहते हैं एक तरह का कोर्टिसोल। और एंड्रोजन से जो हार्मोन बनते हैं वो सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो ये जनाब आपको पता होना चाहिए। तो अब आप लोगों ने कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले कि बिल्कुल अगर हम बेसिक की तरफ आते हैं कि बेसिक के अंदर होता क्या है, आपने कहना है जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड की कोर्टेक्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलारिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन बनते हैं उसको हम मिनरेलोकोर्टिकोइड कहते हैं। उसके बाद फेसिकुलेटा से जो हार्मोन बनते हैं उसको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं। रेटिकुलारिस से जो बनते हैं उसको हम एंड्रोजन कहते होते हैं। मिनरेलोकोर्टिकोइड से जो हार्मोन आगे निकलता है उसका नाम होता है एल्डोस्टिरोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड से जो हार्मोन आगे निकलता है उसका नाम होता है कोर्टिसोल। और एंड्रोजन से जो बनते होते हैं वो सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब मेन जो बात है वो आप लोगों ने ये देखना है कि इनको मैसेज कहाँ से जाता है, ये सीन क्या होता है, ठीक है। इनको मैसेज जाता कहाँ से है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसका सीन इस तरह होता है कि ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से बाद जो मैसेज होता है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाता है। हाइपोथैलेमस के अंदर आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एसीटीएच, ठीक है, एसीटीएच। शाहजमाल मुझे ये बताओ कि बेसिक में क्या पढ़ रहे हो आजकल? अच्छा, तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से एसीटीएच बनता है। और ये एसीटीएच जो होता है ये आगे आपके इधर इफेक्ट करता होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 2-3 बातें आप लोगों ने याद करनी है। एक बात क्या आपने अपने माइंड में रखनी है, हम जो डिवीजन करते होते हैं ना किसी भी हार्मोन की लीजन्स की, इसको हम करते होते हैं प्राइमरी। क्या करते हैं? एक तरह का प्राइमरी। इसको हम कहते होते हैं सेकेंडरी। और इसको हम कहते होते हैं टर्शरी। क्या कहते हैं? एक तरह का टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब ये होता है कि अगर आपके ग्लैंड के अंदर इशू है, जस्ट इमेजिन करें अगर ग्लैंड के अंदर ही इशू है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी, ठीक है, अगर ग्लैंड के अंदर इशू होगा। सेकेंडरी हम कहेंगे जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इशू है। समझ आ रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इशू है। टर्शरी हम कहेंगे जब हाइपोथैलेमस के अंदर इशू है। टर्शरी हम तब कहेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आप लोगों ने गौर करना है। सबसे पहले जो आपका मोस्ट होता है वो आपका प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी होता है कि प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी को हम देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या हिसाब होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी के अंदर आपका जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये सही तरह काम नहीं कर पाता। बहुत से कॉजेज होते हैं वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखें जब एड्रिनल ग्लैंड सही तरह काम नहीं करेगा बच्चों, तो मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि जो इधर से जो हार्मोन पैदा हो रहे थे एल्डोस्टिरोन, कोर्टिसोल, सेक्स हार्मोन, ये सारे हार्मोन पैदा होंगे? पहले तो ये बताएं शाबाश, ये जितने भी हार्मोन्स होंगे ये सारे के सारे पैदा हो सकेंगे? अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का एड्रिनल ग्लैंड ही काम नहीं कर रहा तो आपने सबसे पहले ये कहना है कि एड्रिनल ग्लैंड का अगर मसला है ना तो वहां पर अगर लीजन्स हुई हैं और उसकी वजह से अगर इंसुफिशियंसी हो रही है
तो इस तरह की इनसफिशिएंसी को हम कहते होते हैं प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपको पता चल गया कि जब प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगा तो एल्डोस्टेरोन का लेवल भी कम होगा, कोर्टिसोल का लेवल भी कम होगा, सेक्स हार्मोन का लेवल भी कम होगा। अब इन चीजों की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है? जब इन चीजों की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा कि यार आपकी मेहरबानी कि एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और सेक्स हार्मोन तीनों की प्रोडक्शन कम है, आप इसी तरह इनकी प्रोडक्शन करवाओ। जब इसको मैसेज जाएगा कि आप किसी तरह प्रोडक्शन इसकी करवाओ तो इसके नतीजे में क्या होगा? कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, एसीटीएच हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। ठीक हो गया? इस बात को आप इस तरह समझो, ठीक है? इस बात को आपने बिल्कुल सिंपल लॉजिक में इस तरह समझना है कि जनाब जस्ट गौर करें कि अगर ये वाले हिस्से के ऊपर किसी बंदे ने खाना पहचाना हो, ठीक हो गया, खाना पहचाना हो, अब ये वाले हिस्से के ऊपर खाना नहीं पहुंच रहा, ठीक है? तो जब ये वाले हिस्से की तरफ खाना नहीं पहुंच रहा तो पहचान कौन रहा है? ये ब्रेन पहुंचा रहा है, ठीक है? तो ब्रेन को मैसेज जाएगा ना कि यार हमारी तरफ तो खाना आ नहीं रहा, तो ब्रेन क्या काम करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा यार उधर खाना पहुंचे, ठीक है? तो सेम टू सेम आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हो कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एक तरह का काम नहीं कर रहा। जब एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं करता तो एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, सेक्स हार्मोन ये एक तरह के पैदा नहीं होते। जब एड्रीनल ग्लैंड, कोर्टिसोल, सेक्स हार्मोन ये तीनों पैदा नहीं होंगे तो इसके नतीजे में ब्रेन की तरफ मैसेज आएगा कि भाईजान ब्लड के अंदर एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, सेक्स हार्मोन तीनों की प्रोडक्शन कम है। तो जब ब्रेन को मैसेज जब जाएगा कि ये तीनों की हार्मोन की प्रोडक्शन कम है तो इसके नतीजे में ब्रेन जो होगा वो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, इन दोनों की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देगा। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको इस बात की समझ नहीं है? शाबाश। कि ऐसा बच्चा मतलब कि उसको कंपनसेट करने के लिए ताकि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन जो है वो हो जाए, ठीक है? ओके, अब मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ, सेम इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? 35 year old male present to you with the history of abdominal pain abdominal pain plus vomiting plus diarrhea, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड डायरिया। ओके, और इसके बाद वो कह देते हैं जनाब आपका एक तरह का हिज लैब फाइंडिंग्स आर लो लेवल ऑफ कोर्टिसोल, लो लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड हाई लेवल ऑफ ACTH। व्हाट इज योर डायग्नोस? तो आप लोगों ने क्या कहना है कि ये क्या है? मेरा ये देखें कि एक बंदे को अब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया है। इन तीनों पॉइंट्स को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हम इसके फीचर्स देखेंगे कि अगर कोई बंदा एड्रीनल इंसफिशिएंसी का होता है तो क्या होता है। तो आप लोगों ने क्या आंसर बताना? आपने कहना है प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। क्या कहना है आपने? आंसर जो एग्जैक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक तरह का प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। अब इसी क्वेश्चन को हमने बहुत से क्वेश्चंस के अंदर बनाना है। ये जो एक क्वेश्चन है ना, इससे हमने मल्टीपल क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है? इसको हमने कई तरह का क्वेश्चन बनाया। एक तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर जो है वो प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी आ गया, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन के आंसर जो है वो कई तरह से बनाएंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है? ताकि आपके कंसेप्ट कवर हो। अब देखें दूसरी तरफ हम इधर आते हैं बच्चों। एक बात आपने गौर करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो बॉडी होती है उसके अंदर ACTH जो होता है ना, जब सॉरी जो CRH होता है ना, ठीक है? ये जो CRH होता है ये CRH बनाता है ACTH, ठीक है? और ये जो ACTH होता है ये आपके एक हार्मोन बनाता होता है जिसको हम कहते हैं POMC। क्या कहते हैं? एक तरह का POMC, ठीक है? अब ये जो POMC होता है ना, जब ये हार्मोन ज्यादा से ज्यादा बनता है ना तो इसकी वजह से आपके एक हार्मोन और ज्यादा बनता है जिसको हम कहते हैं MSH, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? एक तरह का मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बहुत ज्यादा बनता होता है, ठीक है? मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जब मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है ना तो इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले क्या होता है
कि आपका जो ब्रेन होता है वो किसकी प्रोडक्शन करवाता है, वो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से प्रोडक्शन करवाता है। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो एसीटीएच की प्रोडक्शन करवाता है। एसीटीएच जो हार्मोन होता है ना वो पीओएमसी की प्रोडक्शन करवाता है, और पीओएमसी जो होता है वो एमएसएच हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, एमएसएच हार्मोन का दूसरा नाम होता है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? अब ये मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसी बंदे के अंदर जितना ज्यादा होगा ना, उसके अंदर उतनी पिगमेंटेशन ज्यादा होगी। उसके अंदर क्या होती है, एक तरह की पिगमेंटेशन उतनी ज्यादा होगी। मोस्टली किस एरिया पर, बक्कल पिगमेंटेशन। ठीक है, बक्कल एरिया के ऊपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। जस्ट इमेजिन करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको जनाब एक तरह का प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी है। प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी का मतलब क्या है कि उसका एड्रीनल ग्लैंड उड़ा हुआ है, बाकी ऊपर से सिस्टम ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि उस बंदे के अंदर सीआरएच का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा? जिस बंदे को प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी है, शाबाश जल्दी करें, उस बंदे के अंदर, हाँ जी जनाब, एक तरह का ज्यादा होगा। जब उसके अंदर सीआरएच का लेवल ज्यादा है तो उसके अंदर एसीटीएच की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? एसीटीएच की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब एसीटीएच की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो पीयूएमसी हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब पीयूएमसी के हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एमएसएच हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब एमएसएच हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो पिगमेंटेशन उस बंदे के अंदर होगी कि नहीं होगी? शाबाश, ये बताना है आप लोगों ने। उस बंदे के अंदर पिगमेंटेशन भी होगी। ठीक है, तो प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशियंसी के अंदर हम पिगमेंटेशन भी देखते हैं। एक तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर यही सेम क्वेश्चंस को आपने किस तरह लिखना है? A 35-year-old male present to you with a history of abdominal pain, vomiting, diarrhea, and and hyperpigmentation on buccal mucosa, and plus hyperpigmentation on buccal mucosa। उसके बाद लैब फाइंडिंग्स, लो लेवल ऑफ द कोर्टिसोल, लो लेवल ऑफ द एल्डोस्टेरोन, हाई लेवल ऑफ द एसीटीएच। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी। सीधा। अब बच्चों और आगे आ जाओ, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब हम फिर इधर आ गए। देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमने ये बात कर रहे हैं। आप एक तरह का, मैं थोड़ा सा ना एक कुछ पॉइंट्स आप लोगों के, जो आप लोगों को पता होने चाहिए ना, वो हमने अभी कवर करने हैं। कौन से? देखें, जो आपका एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन पैदा होता है और जो कोर्टिसोल हार्मोन पैदा होता है, ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ये आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता होता है, और कोर्टिसोल भी आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है। शायद मैंने फिजियोलॉजी के अंदर आपको ये बातें बताई हैं। जब मैं आपको कोर्टिसोल और उसके बाद एल्डोस्टेरोन के रिलेटेड आपको मेडिसिन बता रहा था, तो मैंने इसके रिलेटेड आपको कहा था कि ये ब्लड प्रेशर को भी ज्यादा करते होते हैं हार्मोन। कहा था कि नहीं कहा था? शाबाश, ये बताइएगा। अब देखें, ये दोनों क्या काम करते हैं? ब्लड प्रेशर को एक तरह का ज्यादा करते होते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर किसी बंदे के अंदर एल्डोस, ये यहाँ पर लीजन है, तो उस बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होगी? ना ही एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी, ना ही कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होगी। जब एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही और कोर्टिसोल की भी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो होगा कि नहीं होगा? शाबाश, ये बताइएगा। लो ब्लड प्रेशर होगा। और ऐसे बंदे के अंदर जो लो ब्लड प्रेशर होता है, ये जैसा ही बंदे खड़ा होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा, लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं बैठा होता हूँ तो मुझे सही नजर आ रहा है, जैसे मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी आंखों के आगे क्या आता है, एक तरह का झटका, मतलब अंधेरा सा आ जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। खड़ा होने के साथ ही बंदे का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी आप लोगों ने देखना है। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या हुआ, एक तरह का सेम क्वेश्चन। उसके अंदर क्या है? अ 35-year-old male present to you with a history of abdominal pain, vomiting, diarrhea, hyperpigmentation, प्लस इसके अंदर और चीज ऐड करें। ठीक है, प्लस हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन ऐसे नहीं वो कहता, वो पता क्या कहता है? डिजीनेस। डिजीनेस इन मॉर्निंग। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर वो इस तरह कहता होता है, डिजीनेस इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो डिजीनेस कह देता है। तो आपको इस तरह ये क्लियर होगा। क्लियर है बच्चों? अब एक और पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। वो कौन सा पॉइंट है? देखें, फॉर एग्जाम्पल जो आपका कोर्टिसोल होता है ना हार्मोन, वो आपके, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्टिसोल जो होता है ये जनाब आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन बन जाता होता है। याद है आप लोगों को कि ये इंसुलिन हार्मोन की रेजिस्टेंस करवाता है? पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये बात की थी। तो बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है, ये क्या करवाता है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बंदे को क्या होगा, एक तरह का बंदे को क्या होगा, एक तरह का बंदे का जो होगा वो जनाब एक तरह का शुगर हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। ठीक है, शुगर उसकी ज्यादा हो जाएगी। अब आप खुद सोचें, जब कोर्टिसोल ही पैदा नहीं होगा
तो क्या इस बंदे के अंदर जो ब्लड का शुगर का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा? ये बता दें, शाबाश। अगर किसी बंदे के अंदर कोर्टिसोल ही पैदा नहीं हो रहा तो उस बंदे के अंदर शुगर का लेवल कम होगा। तो जब इस बंदे के अंदर शुगर का लेवल कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया इसको होगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट के अंदर क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया का जो पेशेंट होता है उसके पेट के अंदर दर्द होती है, उसको वॉमिटिंग आती होती है मोस्ट प्रोबेबल। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा है कि फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ये क्या है? ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है। समझ आ गया? हाइपर पिगमेंटेशन किसको शो करता है? हाइपर पिगमेंटेशन जिसको ये शो करता होता है वो जनाब आपका एक तरह का पीयूएमएमसी एमएसएच के लेवल के ज्यादा होने को शो करता होता है। उसके बाद डिजीनेस इन द मॉर्निंग किसको शो करता है? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को शो करता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको प्राइमरी के अंदर किसी तरह की समझ नहीं हो, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ जी, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल अब ये लैब के अंदर इस तरह क्वेश्चन नहीं आता, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल करने के लिए ये लैब मैंने बताई थी, वरना ये लैब की बातें बहुत कम आती होती, ये वाली लैब की बातें। ठीक है, कि लैब फाइंडिंग्स ये असल क्वेश्चन ये है बच्चों जो ये बन गया है ये वाला। ठीक है, देखें इंसुलिन, मैंने वाला पॉइंट रिपीट करता हूँ। आपका जिस बंदे के अंदर कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है, कोर्टिसोल हार्मोन आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देता है। अब जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा सकेगी। जब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा सकेगी तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर बढ़ती रहेगी। समझ आ रही है? ये कौन करवा रहा है? कोर्टिसोल। लेकिन जब एड्रिनल ग्लैंड का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा तो कोर्टिसोल खुद भी पैदा नहीं होगा। जब कोर्टिसोल ही पैदा नहीं होगा तो अब क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ही नहीं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ही नहीं होगी तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो भी सेल के अंदर जाएगी ज्यादा से ज्यादा। जब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर चलेगी तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम नहीं हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगी तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब बच्चे ये कंसेप्ट का समझ आइए आपको? ओके। अब मेन जो क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन बच्चे ये है, अ 30-year old male present, ये मेन क्वेश्चन, अ 35-year old male present to you with the history of abdominal pain, vomiting, diarrhea, hyperpigmentation, dizziness in the morning, what is your diagnosis? मेन ये क्वेश्चन है। तो आपने ये बताना है कि हाँ जी जनाब, जब हाइपर पिगमेंटेशन ये सारा कभी भी आ जाए क्वेश्चन, अब्डोमिनल पेन विद वोमिटिंग, ठीक है, और उसके बाद जनाब उसके अंदर ये कह देते हैं कि हाँ जी जनाब ब्लड प्रेशर कम है, तो आपने सबसे पहली जो अपने माइंड के अंदर बात रखनी है ना, वो जनाब एड्रीनल इंसफिशिएंसी रखनी है। ठीक है, इसके अंदर एक और बहुत ज्यादा चीज होती है, इसके अंदर वो ये भी लिखता है साल्ट क्रैमिंग। साल्ट क्रैमिंग का मतलब क्या? उस बंदे का दिल करता है कि मैं कोई ना कोई नमक वाली चीज खाऊं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? अच्छा मेरा क्वेश्चन है, इस बंदे के अंदर इसका दिल क्यों करता है कि मैं नमक वाली चीज खाऊं? इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए। शाबाश। इस बंदे का दिल क्यों करता है कि मैं नमक वाली चीज खाऊं? वेरी गुड। लो बीपी की वजह से नहीं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हार्मोन सही तरह नहीं काम कर रहा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता था? कि सोडियम को ब्लड के अंदर लेकर जाना, सोडियम के लेवल को ब्लड के अंदर लेकर जाना। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर पैदा ही नहीं होता तो क्या होगा? कि जनाब ये एक तरह का मतलब इसका क्या करेगा कि नमक को मतलब के नमक खाने का दिल करेगा। दूसरा क्या होगा कि इस बंदे के अंदर ब्लड प्रेशर कम है। इस वजह से ये दो मेन कॉजेज है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल एक एक दो चीजें आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करनी है। ठीक है, ये कौन सी चीज है? एक ये चीज है कि जस्ट इमेजिन करें कि आप लोगों को पता है कि ये जो चीज है ये पैदा ही एल्डोस्टेरोन जो है वो पैदा ही इधर से होती है। ठीक है, पैदा ही इधर से होती है। जस्ट इमेजिन करें। अब ये इसका मेन सेंटर है प्रोडक्शन का। इसको जो पैदा करवा रहा होता है ना, वो दो रास्ते होते हैं बच्चों। एक कौन सा रास्ता होता है? एक तो ब्रेन वाला रास्ता होता है। एक जो रास्ता होता है वो रास मैकेनिज्म होता है। बच्चों पढ़ा है रास मैकेनिज्म? जो था रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नाम के अंदर ही एल्डोस्टेरोन आ रहा है। समझ आ रही है? नाम के अंदर ही एल्डोस्टेरोन आ रहा है। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है कि इन विच adrenal insufficiency there is a low level of the aldosterone and hyperpigmentation, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है एक तरह का प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर एक तो एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होता है और दूसरा क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जो कि इसको दूसरी तरह की एड्रीनल इंसफिशिएंसी से मतलब कि अलग करती होती, सेपरेट करती होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फीचर्स हैं इसके, ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। मेरी बात करने का मैं ये रिपीट कर देता हूँ। ओके, देखें सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से जनाब आपका एड्रीनल ग्लैंड से आपका क्या हार्मोन पैदा होता है? आपका एल्डोस्टेरोन पैदा हो रहा है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन पैदा हो रहा है। अब जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल
अगर एड्रीनल ग्लैंड ही सही तरह काम नहीं कर रहा, एड्रीनल ग्लैंड ही सही तरह काम नहीं कर रहा, तो इसको जो मैसेज जाता है ना वो दो जगह से जाता है। एक जाता है ब्रेन की तरफ से कि एल्डोस्टेरोन पैदा करो, दूसरा जाता है रास मैकेनिज्म की तरफ से कि यार एल्डोस्टेरोन पैदा करो, ठीक है। लेकिन जब एड्रीनल ग्लैंड सही तरह काम नहीं करेगा तो दोनों तरफ से भी अगर मैसेज जा रहा है तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसा कौन सी जगह, ऐसी कौन सी एड्रीनल इंसुफिशियंसी होती है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल ही कम होता है? तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी। ठीक हो गया बच्चों। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों ने गौर करना है, वो क्या है। ये तो प्राइमरी वाली तो मैंने सारी बातें कर दी। इसके बाद हम थोड़ी सी स्कैंडी की तरफ आते हैं, फिर हम इसके कॉजेज देखते हैं कि प्राइमरी के अंदर और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। लेकिन स्कैंडी का यहाँ थोड़ा सा बताना जरूरी है। जस्ट इमेजिन करें, सेकेंडरी एड्रिनल इंसुफिशियंसी का मतलब पता क्या होता है, जब ब्रेन के अंदर इशू हो। अब देखें, अगर ये ब्रेन के अंदर इशू आ रहा है बच्चों, ठीक है, सीआरएच मैसेज नहीं दे रहा, एसीटीएच की प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब एसीटीएच की ही प्रोडक्शन नहीं हो रही, अब आप खुद सोचें कि क्या आपका एक तरह का ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये उसके बाद जो कोर्टिसोल हार्मोन है, ये जो सेक्स हार्मोन, इसकी प्रोडक्शन होगी? इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। समझ आ रही है? इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन सा, कि क्या सेकेंडरी के अंदर आपका जब सीआरएच की प्रोडक्शन नहीं और एसीटीएच की प्रोडक्शन नहीं है तो पीओएमसी की प्रोडक्शन होगी? पीओएमसी की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब पीओएमसी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो एमएसएच हार्मोन की प्रोडक्शन होगी? एमएसएच हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब एमएसएच हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो पिगमेंटेशन होगी? ये भी नहीं होगी। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से? कि देखें, जो सेकेंडरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी होती है उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि फॉर एग्जांपल, अ 35-year-old मेल प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, vomiting, diarrhea, dizziness in the morning, and lab investigation there is a low level of the cortisol and the sex hormone, okay, and there is no any type of the hyperpigmentation. What is your diagnosis? तो आप लोगों ने कहना है कि ये सेकेंडरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी है। क्यों आपने इस वजह से कहना है ये सेकेंडरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी है? क्योंकि बच्चों उसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन नहीं हो रही। प्राइमरी के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होती है, सेकेंडरी के अंदर नहीं होती। कोई ऐसा बच्चा जिनको इन दो पॉइंट्स की समझ ना आई हो कि प्राइमरी के अंदर क्यों होती है, सेकेंडरी के अंदर क्यों नहीं होती, कोई ऐसा बच्चा? ओके, क्लियर हो गया। तो अब ये दो पॉइंट्स तो आप लोगों को समझ हो गए कि जनाब स्कैंडी के अंदर। अब दूसरा ये है, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि हाँ जी जनाब, ऐसी कौन सी एड्रीनल इंसुफिशियंसी होती है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल होता है, या जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो ठीक होता है? वो कौन सी होगी? सेकेंडरी होगी। वो कैसे? मैंने क्या कहा था कि देखें, जी एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज कहाँ से मिलता है? दो तरफ से मिलता है। एक रास मैकेनिज्म देता है, एक ब्रेन देता है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर ब्रेन के अंदर मसला है तो वो क्या एक तरह का सेकेंडरी है। ठीक हो गया। अब ये जो सेकेंडरी है, अब यहाँ पर जब एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं ना होगा तो रास मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। ये जो रास मैकेनिज्म होगा वो एक्टिव होकर वो एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देगा और वो कहेगा कि यार तुम्हारी मेहरबानी एल्डोस्टेरोन को पैदा करो, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मसला कहाँ है? मसला तो ब्रेन के अंदर है। एड्रिनल ग्लैंड तो सही तरह काम कर रहा है ना, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि रास मैकेनिज्म क्या करेगा कि वो दूसरी तरफ से आकर वो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाएगा। इन सेकेंडरी adrenal insufficiency there is a normal level of the aldosterone, but in the primary adrenal insufficiency there is a low level of the aldosterone. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ नहीं? शाबाश। इन सारे पॉइंट्स में से कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसमें जो इनमें से किसी भी पॉइंट की समझ बंदा पूछ सकता है। जी जी, पूछ ले किसी का क्वेश्चन। ओके, मैं लास्ट वन, ये आप खुद देखें, ये एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। सेकेंडरी में एसीटीएच टू और सीआरएच के लेवल कम होगा। यार सिंपल सी बात है, जब ब्रेन के एसीटीएच और सीआरएच कहाँ पर पैदा होता है? ब्रेन से पैदा होता है ना। जब किसी बंदे के ब्रेन के अंदर लीजन हुई हुई है तो उसके अंदर एसीटीएच और सीआरएच की प्रोडक्शन कम कम होगी, पैदा ही नहीं होगा। जब एसीटीएच और सीआरएच का लेवल ही कम हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि पीओएमसी हार्मोन भी कम हो जाएगा। जब पीओएमसी हार्मोन भी कम हो जाएगा तो एमएसएच हार्मोन भी कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, एक तरह का मतलब कि पिगमेंटेशन नहीं होगी। अब दूसरा, मैं रास वाला दूसरी बात कर देता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह समझे, मैं इस तरह करता हूँ, ये आप समझे कि ये एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। इस एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज मिलता है दो तरफ से। एक रास मैकेनिज्म है, ठीक है, और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा, एक तरह का मतलब के ब्रेन वाला है। ब्रेन के अंदर कौन से
कौन प्रोड्यूस करवाता है? यहाँ पर होता है एसीटीएच, जो इसको जाता है और इसको कहता है कि यार तू एड्रीनल ग्लैंड के अंदर से एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कर। एल्डोस्टेरोन की हम बात कर रहे हैं, एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल जब इसके अंदर लीजन हो गई है, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये तो जा नहीं रहा, लेकिन इधर से रास मैकेनिज्म तो मैसेज भेज सकता है ना। रास मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? रेनिन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर चेंज करता है। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से, जो कि जनाब लंग्स के अंदर होता है, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर चेंज होता है, और एंजियोटेंसिन 2 आकर इसके अंदर, यहाँ पर क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 आकर आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर आकर यहाँ पर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा रहा है। इस रास मैकेनिज्म का इस रास्ते से लेना देना है ही नहीं। अब ये रास्ता ब्लॉक हुआ है, ये वाला रास्ता ब्लॉक हुआ है, लेकिन दूसरा रास्ता तो ओपन है ना। जब ये दूसरा रास्ता ओपन है तो इस रास्ते से एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता रहता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल होने लग पड़ता है। हाँ जी जी जी, एंजियोटेंसिन 2 का लेवल आपको होगा रास में, जो आपका सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी होगा उसके अंदर एंजियोटेंसिन 2 का लेवल आपको होगा। क्लियर है? अब कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, शाबाश एनीवन। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो? ओके ओके ओके। अब देखें, एक होता है ये, दो तो ये अजीज हो गए। एक जो कॉज होती है ना, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होती है बच्चों, वो पता कौन सी होती है? वो होती है एट्रोजेनिक कॉज। लिख लें, एक कौन सी कॉज होती है? एट्रोजेनिक कॉज। बाद में हम इसके एमसीक्यू सारे देखते हैं, जो साथ साथ तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी देखते हैं, ठीक है। एट्रोजेनिक कॉज, एट्रोजेनिक कॉज के अंदर पता क्या होता है? एट्रोजेनिक कॉज के अंदर ये चीज आ जाती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर से बंदा कोई हार्मोन ले रहा है, जस्ट इमेजिन करें, अगर एक बंदा है वो हार्मोन ही बाहर से ले रहा है, तो क्या उस बंदे की जो नेचुरल, जो बॉडी की जो प्रोडक्शन होती है ना, वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? जो नेचुरल प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है? एक तरह की कम होना शुरू हो जाती है। अब ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता होता है सम टाइम, कि एक बंदा था, उसका था रेनल ट्रांसप्लांट हुआ, तो रेनल ट्रांसप्लांट होने की वजह से जो डॉक्टर्स हजरात थे, उन्होंने जनाब बंदे को कहा कि ये स्टीराइड आप इस्तेमाल करते रहे। उसने 2 साल तक या 1 साल तक या 6 महीने स्टीरॉयड इस्तेमाल किए। अब उसने एकदम छोड़ दिए, एकदम उसने क्या कर दिया, एक तरह का छोड़ दिए। अब मुझे आप लोगों ने बताना, जब कोई बंदा एक 6 महीने या साल पूरा उसने स्टीरॉयड इस्तेमाल किए और वो एकदम छोड़ देगा, तो जो उसका जो जो ह्यूमन जो मैकेनिज्म का जो सारा सिस्टम होता था, जो हार्मोन प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता था, क्या वो उसी तरह प्रोड्यूस करेगा? या वो तो बिल्कुल रुका हुआ था, वो तो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा था। तो क्या होगा कि उसके अंदर, जब हम उस बंदे ने एक बार स्टीरॉइड को रोक दिया, बाहर से लेना रोक दिया, तो जो उसके बॉडी के अंदर से जो हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही थी वो भी रुकी हुई थी। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये बंदे को एड्रीनल इंसुफिशियंसी हो सकती होती है। इसके अंदर क्या हो सकती है? एड्रीनल इंसुफिशियंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हार्मोन नहीं बनेंगे, इसके अंदर ना एल्डोस्टेरोन बनेगा, ना कोर्टिसोल बनेगा, ना सेक्स हार्मोन बनेगा। ठीक है, टीएआई का क्या मतलब है? तो ये आपको इस तरह पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वो पता क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं? वो इसी तरह क्वेश्चन पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब, एक रेनल ट्रांसप्लांट का ये कोई ऐसा बंदा है जिसको वो स्टीरॉयड ले रहा है, वो तकरीबन 6 मंथ से स्टीरॉयड ले रहा है, और उसने जनाब एकदम जो है वो स्टीरॉयड को रोक दिया, ठीक हो गया। अब जैसे एकदम स्टीरॉयड को रोका है तो उसकी वजह से, हाँ इसको हम ये कह सकते हैं ट्रस्टेड न्यूज। तो जैसे ही उसने स्टीरॉइड को रोका है तो एकदम उसके एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो गई है, वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है, डायरिया होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का आपका अल्ट्रोजेनिक कॉज है आपका एड्रीनल इनसफिशिएंसी का। सेकेंडरी के अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल से लो ही होता है। इतना नहीं है कि वो नॉर्मल होना शुरू हो जाए, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के साथ दूसरे जो हार्मोन है, वो एल्डोस्टेरोन कौन सी प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल हाइक पर चले जाती है। एल्डोस्टेरोन खुद बहुत ज्यादा मुश्किल से पूरा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जनाब हो गया। अब हम आते हैं एक और पॉइंट की तरफ जो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, एड्रीनल ग्लैंड, इसके नेक्रोसिस हो किस किस तरह हो सकती है। मतलब कि प्राइमरी के अंदर हमने ये देखा ना, सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है ना, उसके थ्रू होती है कौन से? एक तरह का ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर पता क्या होता है? आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके एड्रीनल ग्लैंड को अटैक करना शुरू कर देता है। आपने क्या कहना है? अपना ही जो एक तरह का इम्यून सिस्टम होता है वो जनाब आपका इधर अटैक करना शुरू कर देता होता है। अब एक तरह का बिल्कुल एक, यस, अब एक तरह का
फॉर एग्जांपल जब आप यूएसएमएल या प्लैब का पेपर दे रहे होंगे ना और उसके अंदर पूछा जाए ना मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एड्रीनल इंसुफिशियंसी, तो आपका आंसर पता क्या होना चाहिए? आपने कहना ऑटोइम्यून कॉजेस। क्या कहना आपने? ऑटोइम्यून कॉजेस, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एड्रीनल इंसुफिशियंसी, तो आपने कहना टीबी, क्योंकि पाकिस्तान हम जो है वो गरीबों का मुल्क है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या होगा? एक तरह का टीबी होगा मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, तो आपने कहना टीबी होगा। और अगर फॉर एग्जांपल एक इस तरह भी आता होता है कि हाँ जी जनाब एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम। वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम, ये क्या पंगा है वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम का? वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम, वो ये पूछते होते हैं कि वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम के अंदर किस तरह की एड्रीनल इंसुफिशियंसी होती है। इसके अंदर प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी होती है नंबर 1, और इसके अंदर जो मेन आपका हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं नजेरिया मेनिंजाइटिस। क्या होता है? एक तरह का नजेरिया मेनिंजाइटिस। ये नजेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है ये सेप्सिस काज करता है बच्चों, ठीक है। ये क्या करवाता है? एक तरह का नजेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है ये सेप्सिस काज करता है। जब ये सेप्सिस काज करेगा तो इसकी वजह से ये क्या काम करेगा? ये जनाब आपके ब्लड के अंदर चला गया अब, तो ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर अटैक करेगा। जब ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर अटैक करेगा तो इसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड की हेमरेज होगी। जब एड्रीनल ग्लैंड का हेमरेज हो जाएगा तो इस वजह से एड्रीनल ग्लैंड का एक तरह का वो काम करना बिल्कुल छोड़ देगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम के अंदर जो मेन आपका हार्मोन, जो आपका मेन जो पैथोजन होता है वो कौन सा होता है? आपने कहना नजेरिया मेनिंजाइटिस। कौन सा होता है? एक तरह का नजेरिया मेनिंजाइटिस होता है। अभी वाली जो सारी बातें हमने की हैं जी, डीआईसी बच्चों के अंदर होता है, डीआईसी भी करवा सकता है, टॉक्सिन्स भी करवा सकते हैं, यानी कि ये सारे कई तरह के कॉजेज होते हैं, ये आपके करवाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने जो सारी बातें की मैं भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम एक नाम है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो नजेरिया मेनिंजाइटिस जो पैथोजन होता है ये आपके एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड के हेमरेज हो जाती है और एड्रीनल ग्लैंड बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है। बस इतनी सी बात है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए जनाब। अच्छा जी, ये पूरे का पूरा पॉइंट्स आपका हो गया जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अभी तक हम लोगों ने एड्रीनल ग्लैंड के रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम का कोई ऐसा लिंक होता नहीं है, होगा तो बहुत ही कम, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते कभी भी कि नैरा पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम से वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, वो भी एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी के लिहाज से। बाकी इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो मैंने सारे बता दिए, ठीक है। कि हाँ जी जनाब एड्रीनल इंसफिशिएंसी का क्या क्या हिसाब होता है वो सारा मैंने बता दिया है। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन का बता दिया है, ठीक है। ओके, मैं शॉर्टली एक बार सारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एड्रीनल इंसफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपका जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो आपके एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, सेक्स हार्मोन, इन तीनों की जो प्रोडक्शन होती है वो कम करने लग पड़ता होता है। इनकी प्रोडक्शन नहीं होती। इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसके अंदर इश्यू होता है। और जब एड्रीनल ग्लैंड के अंदर इश्यू होगा तो आपका एल्डोस्टेरोन, उसके बाद कोर्टिसोल, इन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन सीआरएच और एसीटीएच जो कि ब्रेन से पैदा हो रहे होते हैं इनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अब जब एल्डोस्टेरोन और इन सब की प्रोडक्शन ज्यादा कम हो जाएगी तो इसकी वजह से जो बंदा होगा वो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में जाएगा, जिसकी वजह से उसको डिजीनेस इन द मॉर्निंग होगी। उसको जनाब एक तरह का हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जिसकी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन, और उसके बाद उसको वॉमिटिंग, उसके बाद उसको जनाब डायरिया तक के सिम्टम्स होंगे। उसके बाद जनाब उसको क्या होगा? एक तरह का साल्ट क्रेविंग्स होगा, क्योंकि उस बंदे के अंदर साल्ट वो कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है तो वो साल्ट खाने का उसका दिल करता होता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स। और अगर प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है तो जैसे जैसे एसीटीएच बढ़ रहा है तो इसके नतीजे में पीयूएमसी का लेवल भी बढ़ता है। जब पीयूएमसी का लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से जनाब आपका एमएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और एमएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो आपका क्या होता है? एक तरह का मतलब कि आपने ये कहना है कि जब एमएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो इस वजह से आपकी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। तो प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी के अंदर आप क्या देखते हो? आप हाइपर पिगमेंटेशन देखते हो, लेकिन अल्डोस्टेरोन का लेवल आप क्या देखते हो? एक तरह का नॉर्मल देखते होते हैं। एसीटीएच और सीआरएच का लेवल ज्यादा देखते होते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि सीआरएच का लेवल कम है, एसीटीएच का लेवल कम है। जब एसीटीएच का लेवल कम है तो भाईजान आगे की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या देखते होते हैं कि ब्रेन का इशू है। अब देखें कि इसको कंपनसेट करने के लिए रास मैकेनिज्म आता है। रास मैकेनिज्म जो होता है वो एक तरह का एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज
मैसेज देता है, उधर से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन किसके थ्रू? एंजियोटेंसिन 2 की थ्रू। तो इसके अंदर जो सेकेंडरी जो होगा उसके अंदर एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बढ़ा होगा, उसके अंदर एल्डोस्टेरोन नॉर्मल होगा, उसके अंदर ब्लड प्रेशर का इशू होगा लेकिन इतना मेजर नहीं इशू होगा। उसके बाद उसके अंदर पिगमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि पिगमेंटेशन जो होती है वो तब होती थी जब एसीटीएच का लेवल बढ़ता होता था, लेकिन इसके अंदर कम है। नंबर थर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि एक बंदा है वो जनाब स्टीरॉइड ले रहा है, वो 6 महीने से क्वेश्चन के अंदर आता है और एकदम उसने स्टीरॉइड लेना छोड़ दिए। अब उसको एक तरह का क्या हो गया, उसके एब्डोमिनल पेन है, उसको जनाब एक तरह का वॉमिटिंग हो रही है, उसको एक तरह का मतलब कि डिजीनेस है, तो उसको क्या हो सकता है? तो आपने कहना है कि एट्रोजेनिक कॉज है, ये इस वजह से हुआ सिजेशन ऑफ द स्टीरॉइड, वे विथड्रॉल सिंड्रोम होता है। एकदम उस बंदे ने स्टीरॉइड छोड़ दिए, उसका बाद उसका इफेक्ट होना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि बॉडी जो थी वो एक तरह का स्टीरॉइड की प्रोडक्शन कर नहीं रही थी। ये सारा कुछ था। उसके बाद जो हम कॉजेज देखते हैं, टीबी इज द मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो जनाब आपके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ऑटोइम्यून जो कॉज होती है वो जनाब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, और उसके बाद जो हम देख लेते हैं वो जनाब नेजेरिया मेनिंजाइटिस करवाता है वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम के अंदर। ये सारा कुछ है, ठीक है। अब हम आते हैं एक तरह का डायग्नोज की तरफ, के डायग्नोज किस तरह हम करते होते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर हम लोगों को पता है कि इसके अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल भी कम होता है, कोर्टिसोल का लेवल भी कम होता है, और सेक्स हार्मोन का लेवल भी कम होता है। अब आप खुद सोचें कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता था? सोडियम को ब्लड के अंदर लेकर जाना, ऐसे ही है, और उसके बाद पोटाशियम और H+ को ब्लड से बाहर फेंककर यूरिन के अंदर लेकर आना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें, जब एल्डोस्टेरोन सही तरह काम नहीं करेगा तो क्या जो पोटाशियम है जो ब्लड के अंदर है वो बाहर आ सकेगा? पहली बात तो मुझे ये बताएं। शाबाश, नहीं आ सकेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा कि H+ का लेवल भी ब्लड के अंदर बढ़ा होगा। अब आप खुद सोचेंगे, जब H+ का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आपने कहना है कि हम क्या देखते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाइपरकलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये मोस्ट जो है, ये वाली जो कंडीशन है वो हम प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशिएंसी के अंदर देखते हैं या सेकेंडरी एड्रीनल इंसुफिशिएंसी के अंदर देखते हैं? ये बताइए, शाबाश। ये आप प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशिएंसी के अंदर देख रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में तो प्रोडक्शन हो रही होती है, वो हेल्प कर रहा होता है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है, ये भी इस तरह का सेम एमसीक्यूज आता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ जी जनाब, प्राइमरी के अंदर हम ये देखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो कोर्टिसोल हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन का काम क्या होता था कि ये जनाब आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता था, ठीक है। उसके बाद जनाब ये सारा, अब देखें हाइपोटेंशियल ब्लड प्रेशर इसका कम हो जाएगा, ये सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन मेन आपने यहाँ तक रहना है, सेक्स हार्मोन के रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आता होता, ये देख लें। उसके बाद आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। भाई हाइपोनेट्रीमिया तो होगा ही होगा जब सोडियम जो होगा वो यूरिन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया देखते होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लेते होते हैं कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर ऐसे कौन से ब्लड के जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स जो होते हैं, जिनका लेवल बढ़ा हुआ होता है? आपने कहना है अजीनोफिल्स। WBC नहीं, आपने अजीनोफिल्स कहना है, ठीक है। मेन WBC के अंदर आपने अजीनोफिल्स कहना है। WBC के अंदर तो वो साहब हो रहा जाता है ना, फिर आपने कहना एक तरह का अजीनोफिल्स, ये आपने मेन याद रखना है, ये एमसीक्यू है कि इसके अंदर अजीनोफिल का लेवल बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद हम इसको कंफर्म कैसे करते होते हैं? हम इसको किस तरह कंफर्म कर सकते होते हैं? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, हम सुबह के 8 बजे ना, ये जो ऐसे पेशेंट होते हैं ना, लेम्फोसाइटोसिस भी होता है लेकिन मेन अजीनोफिल्स होते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो पेशेंट होते हैं हम उनको कहते हैं कि हाँ जी जनाब, सुबह 8 बजे उसका ना हम प्लाज्मा के अंदर कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं। 8 AM के ऊपर हम क्या करते हैं? प्लाज्मा कोर्टिसोल जो लेवल होता है वो एक तरह का चेक करते होते हैं। तो ये जनाब इसका हमने चेक करने का सारा काम होता है। अब बच्चों, हमने करना है इसको ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ ही होगा। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले तो ये काम करना है कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है, अगर प्राइमरी है तो जब प्राइमरी हो गया और एड्रिनल ग्लैंड काम ही नहीं कर रहा बच्चों, तो एक चीज काम ही नहीं कर रही तो उसके अंदर मतलब क्या, एल्डोस्टेरोन पैदा ही नहीं होगा, कोर्टिसोल भी नहीं होगा, सेक्स हार्मोन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? हम ये एक तरह के बाहर से पूरी जिंदगी उसको देंगे, उसको ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे, उसको मिनरलोकोर्टिकोइड देंगे,
उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, बिल्कुल उस आकिब उस्मान, आप क्या करेंगे, एक तरह का हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे उसको, ये सारे के सारे हार्मोन देंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। उसके बाद देखें कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का मतलब कि अगर किसी बंदे के अंदर स्टीरॉइड वगैरह वो बाहर से ले रहा था, एक इस तरह की कंडीशन थी कि वो स्टीरॉइड जो था वो बाहर से ले रहा था, वो सारा एक तरह का प्रॉब्लम हो रही थी उसको, तो उसको हम पता क्या करेंगे, उसके अंदर हम स्टीरॉइड को टैप आउट करेंगे, यानी कि आस्ता आस्ता हम स्टीरॉइड की डोज को कम करेंगे। कभी भी स्टीरॉइड को एकदम हम बंद नहीं कर देंगे उस बंदे के अंदर, हम स्टीरॉइड के मिकदार को कम करते जाएंगे। अगर वो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करे कि वो 500 मिलीग्राम ले रहा है डेली की बेस के ऊपर, हम क्या करेंगे 400 मिलीग्राम ले आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 300 मिलीग्राम ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे 200 मिलीग्राम ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे 100 मिलीग्राम ले, और फिर क्या करेंगे बिल्कुल छोड़ देंगे। इस तरह उसका जो होगा वो सही तरह काम करना सही करेगा। अगर 500 मिलीग्राम थी एकदम छोड़ दी, बंदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है टेपर ऑफ, ये वाला हिसाब करना होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या हिसाब होता है, देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो पेशेंट होता है उसका ब्लड प्रेशर का भी मसला है, उसके ग्लूकोज का भी मसला है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया का ये पेशेंट है। तो हाइपोग्लाइसीमिया को जब ये होता है तो हम 50% डेक्सट्रोज देते होते हैं इसको, 50% डेक्सट्रोज फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये भी लिखने का हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हम 50% डेक्सट्रोज देते होते हैं। इसके साथ और क्या कर सकते होते हैं, इसके साथ हम और ये काम कर सकते होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को पता है कि इस बंदे के अंदर पोटाशियम का लेवल जो होता है वो ज्यादा है, समझ आ रही है, इस बंदे के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो कम है, इस बंदे के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। ये जो उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है ना सोडियम पोटाशियम का लेवल, इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेन होता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनाब किस तरह हम ये सारा काम करते हैं। तो ये इसके ट्रीटमेंट के अंदर बातें हैं, और सारे का सारा मेन जो था आपका रीनल इंसफिशिएंसी वो यही था। बुक के ऊपर छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी किए हैं, डायग्नोज, ट्रीटमेंट, टाइप्स, बेसिक की तरफ जाकर, और यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश।